नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के ये समावेशी शिक्षा का अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि पहला प्रश्न है, निर्देशन क्या है। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक ऐसी विधियाँ बताता है जिसका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। टेलर फ्रेम का उपयोग किस तरह से बालकों हेतु किया जाता है। तो टेलर फ्रेम एक डिवाइस होती है जिसे ब्रेन लिपि या दृष्टिबाधित बच्चे श्रवण करके या स्पर्श करके समझते हैं। उसी प्रकार दृष्टिबाधित बच्चे टेलर फ्रेम की मदद से गणित के पेपर को हल करते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि हकलाने के दो कारण बताइए। तो हकलाने के दो कारण माने जाते हैं, पहला है वंशानुक्रमण और दूसरा है वातावरण। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, समावेशी शिक्षा की दो विशेषताएं बताइए। तो समावेशी शिक्षा की दो विशेषताएं निम्न है। पहले, छात्रों में अंतर आत्मविश्वास का उदय किया जाता है और उनको आत्मनिर्भर बनाकर मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। अगली प्रश्न है कि श्रवण विकृति से आप क्या समझते हैं। तो किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज़ सुनने में अक्षम होना श्रवण विकृति कहलाता है। यह श्रवण तंत्रिका के अपर्याप्त विकास के कारण श्रवण संस्थान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकती है। अगला प्रश्न है कि निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो पहला है छात्रों को उसकी योग्यताओं की शक्तियों का ज्ञान कराना और दूसरा है छात्रों की उनकी समस्याओं को स्वयं समाधान करके बनाना, योग्य बनाना। अगला प्रश्न है कि वाक् दोष के प्रकार बताइए। तो वाक् दोष निम्न प्रकार से हैं। पहला है प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष, दूसरा हकलाना, तीसरा है आवाज़ की समस्या, चौथा है अयोग्य वाणी दोष के दोष और पांचवा है कम सुनने वाले बालकों की वाणी की समस्या और छठा है देर से बोलने का विकास। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है। तो एडम्स और डिकी के अनुसार पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है निदान एवं उपचार को समझाइए। तो निदान में समस्या का पता लगाते हैं जबकि उपचार में समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में अंतर बताइए। तो पर्यवेक्षण, इसमें हम सिर्फ गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और निरीक्षण में हम कमियों को भी दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये 1947 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि परामर्श में सहयोग देने वाली दो संस्थाओं का नाम लिखिए। तो पहला है मनोविज्ञानशाला और दूसरा है जिला चिकित्सालय। अगला प्रश्न है परामर्श के उद्देश्य लिखिए। तो अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है और पथ प्रदर्शित होता है इसमें। और अगला प्रश्न है शिक्षण में निर्देशन में एक अंतर लिखिए। तो शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाना, निर्देशन में हम किसी को निर्देश देते हैं। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालक किन्हें कहा जाता है। तो ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से विकलांग या मंदबुद्धि के होते हैं उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं। अगला प्रश्न है शारीरिक विकलांग बालक कौन होते हैं। तो ऐसे बालक जो दृष्टिबाधक होते हैं, अस्थिबाधक और मूकबाधक विकलांग होते हैं। अगला प्रश्न है कि पिछड़ेपन मापने की इकाई क्या होती है। तो हम बुद्धि लब्धि के माध्यम से बच्चों का निरीक्षण करते हैं कि कौन कौन से बच्चे मंद बुद्धि के हैं और कौन बच्चे पिछड़े हैं। अगला प्रश्न है अपंगता के दो कारण बताइए। तो पहला होता है जन्मजात और दूसरा दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है। अगला प्रश्न समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म आशय क्या है। तो समावेशी शिक्षा सभी बच्चों के
समान ऊंची शिक्षा देने की बात करती है। फिर चाहे बच्चा किसी भी समाज या जाति धर्म से आता हो, सभी बच्चों को समान शिक्षा देने का अधिकार होता है इसमें। अगला प्रश्न है, शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या है? तो शैक्षिक लब्धि बराबर होता है जो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। अगला प्रश्न है, श्रवण विकृति क्या है? तो श्रवण विकृति जो होता है, जिन बच्चों को सुनने में समस्या होती है उसे हम श्रवण विकृति कहते हैं। अगला प्रश्न है, आवाज़ की समस्या क्या होती है? तो हिचकिचाना, बोलते समय बुतुतलाना और शब्दों का ठीक से उच्चारण ना करना, ये सभी आवाज़ की समस्याएं का दोष होता है। अगला प्रश्न है, समावेशी बालकों के प्रकार बताइए। तो सभी बालक शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, कुछ छोटे तो कुछ बड़े, कुछ कमज़ोर कुछ बलवान होते हैं। कुछ बालकों में सीखने की क्षमता अधिक होती है और वे जल्दी सीख जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें बार बार अभ्यास कराकर सिखाया जाता है तथा इन्हें जो भी पढ़ाया या सिखाया जाता है वे उसे याद रखने में कठिनाई महसूस करते हैं। जहाँ बालकों में आपस में अंतर कम होता है, वे शारीरिक रूप से लगभग समान होते हैं, मानसिक रूप से वह भी लगभग औसत वर्ग के ही होते हैं। उनका सामाजिक व्यवहार भी सामाजिक व्यवस्थाओं तथा मान्यताओं की ही परिधि में होता है। इनमें संप्रेषण करने की क्षमता भी सामान्य मात्रा में होती हैं। वे सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति में हो तो ऐसे बालकों को सामान्य बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जब बच्चा जो अपनी किसी भी शारीरिक अक्षमता, सीखने की अयोग्यता, भावात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, बोलने की संबंधी विकारों, बौद्धिक निम्नता एवं सृजनात्मकता की कमी की अत्यधिक प्रवृत्ति के कारण सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं होता है, उन्हें समावेशी बालकों की श्रेणी में रखा गया है या जाता है। इन बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था की जाती है। समावेशी बालकों की श्रेणी में व्यवहारिक समस्या वाले, सीखने की निर्योग्यता वाले, विभिन्न प्रकार के शारीरिक विकृति वाले आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। अगला प्रश्न है कि समावेशी बालकों के लिए चलाई जा रही कार्य योजनाओं एवं नीतियों के बारे में बताइए। तो समावेशी बालकों की शिक्षा हेतु वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में विभिन्नता कार्यक्रम लागू किए गए। इन कार्य योजनाओं एवं नीतियों का विवरण निम्नलिखित है। पहला है, समावेशी बालकों की योग्यता को और अधिक जागृत करने के लिए निःशुल्क एवं उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा है, बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों की शिक्षा का स्वरूप एक समान रखा जाए। तीसरा है, अपंग बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाए। चौथा है, दृष्टि बाधित, वाणी बाधित तथा श्रवण बाधित बालकों को जहाँ तक संभव हो सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जाए। पांचवा है, भावनात्मक रूप से विकृत तथा प्रतिभाशाली सृजनात्मक बालकों को भी सामान्य बालकों की शिक्षा संस्था में प्रवेश दिया जाए। यदि इन बालकों को थोड़ा सा संवेगात्मक प्रभाव प्राप्त होता है तो ये बालक भी सामान्य बालकों की भांति ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। सन 1978 ईस्वी में राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने समावेशी बालकों के लिए कुछ प्रावधान प्रस्तुत किए जो निम्नांकित है। पहला है, समावेशी तथा सामान्य बालकों को एक ही कक्षा में प्रवेश। दूसरा है, आवश्यकता के अनुसार विकृत बालकों की विशिष्ट कक्षा में प्रवेश। तीसरा, शिक्षा कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना। चौथा है, विकृत बालकों के लिए पुनर्वास की सुविधा देना। और पांचवा है, समान पाठ्यक्रम लेने तथा आवश्यकता अनुसार विकृति बालकों को पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना। छठा है, पाठ्यक्रम में प्रवेश निर्धारण के लिए शिक्षण विधियों एवं
सामग्री का प्रयोग तथा समायोजन करना। सातवां है शिक्षण में आवश्यकतानुसार सहायक उपकरणों तथा सामग्री का उपयोग करना। आठवां प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य प्रदान करना। और नौवां है बाधित बालकों की शिक्षा हेतु शैक्षिक प्रशासन का दृष्टिकोण। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।